प्यारे बच्चों, कक्षा 12 जीव विज्ञान पाठ 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत में हम पढ़ रहे हैं मेंडलीय नियमों से विचलन। यानी कि कुछ लक्षणों की वंशागति में मेंडल के प्रभाविता या पृथक्करण या स्वतंत्र अभिमान के नियम का पालन नहीं होता है। ऐसी स्थिति को हमने दो भागों में बांटा था। एक पहले वाला हम पढ़ रहे हैं एलीली जीनों के बीच पारस्परिक प्रक्रिया, जिसमें हमने पहला केस पढ़ा था अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा केस पढ़ेंगे सह प्रभाविता। कोडोमिनेंस। उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझ में आएगा ये। इसका उदाहरण है एक पहला उदाहरण, छोटे सींग वाले पशुओं में त्वचा का रंग या त्वचा के बालों का रंग, स्किन हेयर कलर या कोट कलर। दो तरह के होते हैं। एक होते हैं लाल या भूरे बाल वाला, एक होता है सफेद बाल वाला। अगर इन दो अलग अलग जंतुओं में क्रॉस कराते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं R1 से, इसे प्रदर्शित करते हैं R2 से। यह पेरेंट या P1। छोटे सींग वाले पशुओं में त्वचा या खाल का रंग या त्वचा के ऊपर जो बाल पाए जाते हैं उनका रंग लाल या भूरे बाल वाले पशु का क्रॉस प्रजनन जब सफेद बाल वाले पशु के साथ कराते हैं तो क्या होता है, इसमें गुणसूत्र होंगे कितने, 2n। यहां पर जो युग्मक बनेंगे R1, यहां पर जो युग्मक बनेंगे R2, ये हैं युग्मक। गुणसूत्रों की संख्या आधी। इनके बीच में निषेचन से बन जाएगा R1 R2। R1 एलील किसके लिए है, लाल या भूरे रंग के लिए। R2 किसके लिए है, सफेद रंग के लिए। मेंडल के नियम के हिसाब से R1 को R2 पर प्रभावी होना चाहिए था और F1 पीढ़ी में सारे के सारे जो पशु बनते वो कैसे रंग के बाल वाले होने चाहिए थे, लाल या भूरे बाल वाले। अगर मेंडल का नियम का हम पहला वाला जो नियम है प्रभाविता या प्रबलता का नियम, अगर उसके हिसाब से देखते तो पहली पीढ़ी में इस R1 की वजह से सभी पशु कैसे प्राप्त होते, लाल या भूरे बाल वाले। ठीक है। अगर हम अपूर्ण प्रभाविता की बात करते तो अपूर्ण प्रभाविता के हिसाब से इसका रंग लाल, इसका रंग सफेद, तो दोनों का बीच का रंग आना चाहिए था गुलाबी, लेकिन यहाँ वो भी नहीं है। यहाँ पर दोनों अलग अलग प्रकट करते हैं अपना लक्षण, इसकी वजह से लाल या भूरे बाल होते हैं, लाल बाल, और इसकी वजह से होते हैं सफेद बाल।
यानी कि त्वचा पर कुछ जगह पर लाल बाल होंगे, कुछ जगह पर सफेद बाल होंगे, इसे कहेंगे चित्तीदार। चित्तीदार, रोन कलर, ये प्रथम पीढ़ी। यहां समझने की बात है, अगर मेंडल का प्रभाविता का नियम यहां पर लागू होता तो R1 के प्रभावी हो जाने के कारण सभी जानवर कैसे होते, लाल बाल वाले, लाल त्वचा वाले होते। और अगर अपूर्ण प्रभाविता लगती यहां पर तो लाल और सफेद का मिक्सचर बन जाता है, यानी कि गुलाबी हो जाते। लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल अलग है, इसका अपना प्रभाव है, इसका अपना प्रभाव है। इसकी वजह से कुछ जगह लाल बाल होंगे और इसकी वजह से कुछ जगह सफेद बाल होंगे, इन्हें कहेंगे चित्तीदार या रोन कलर। अगर इनमें सेल्फिंग कराया जाता है, स्व निषेचन कराया जाता है, दो तरह के युग्मक है हमारे पास R1 और R2, तो क्या स्थिति होगी, R1 R2 R1 R2 R1 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 R2 R1 R2 R2 R2, यानी कि एक तो होगा RR, कैसे बालों वाला, लाल लाल त्वचा वाला। दो होंगे RR, यानी कि कैसे, चित्तीदार। और एक होगा, सॉरी यहां पर है, एक तो है R1 R1, एक है दो है R1 R2, एक है R2 R2, यानी कि सफेद। तो कौन सा अनुपात प्राप्त होगा, 1:2:1, 1:2:1, बाहर से देखने पर भी और जीन के हिसाब से भी। तो दृश्य रूप अनुपात भी 1:2:1 होगा और जीन रूप अनुपात भी 1:2:1 होगा। ये है सहप्रभाविता का पहला उदाहरण। अब आते हैं सहप्रभाविता के दूसरे उदाहरण पर। दूसरा उदाहरण है रक्त समूहों की वंशागति। रक्त समूहों, ब्लड ग्रुप की वंशागति। इसे यहां पर हम संक्षेप में ही देखेंगे। जो LA जीन होती है उसकी वजह से तो A ब्लड ग्रुप होता है, जो LB जीन होती है उसकी वजह से B ब्लड ग्रुप होता है। लेकिन अगर LA और LB एक दूसरे के साथ आ जाएं तो इसकी वजह से तो A ब्लड ग्रुप, इसकी वजह से B ब्लड ग्रुप, एक नया ब्लड ग्रुप बन जाता है, इसे कहते हैं AB ब्लड ग्रुप। यही ऐसा उदाहरण एक और है MN ब्लड ग्रुप का, MN रक्त समूह। इसमें भी यही होता है, जो LM है उसकी वजह से M ब्लड ग्रुप, जो LN है उसकी वजह से N ब्लड ग्रुप। लेकिन जब ये साथ में आएंगे LM और LN, ये ना तो प्रभावी होगा कोई सा एक दूसरे पर, ना ही अपूर्ण प्रभावी होगा, जबकि अपना अपना प्रभाव दिखाएंगे और जिनकी वजह से MN ब्लड ग्रुप आएगा। तो ये ब्लड ग्रुप के जो उदाहरण है ये भी सहप्रभाविता को प्रदर्शित करते हैं। अगला उदाहरण है
दात्र कोशिका अरक्तता, सिकल सेल एनीमिया। इसमें जो आरबीसी हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनकी आकृति नॉर्मली कैसी होती है? अवतल लेंस की तरह से। आरबीसी का जो शेप होता है, आकार होता है, वो अवतल लेंस की तरह से होता है, गोल, बीच में से पतली, किनारे पर से मोटी। इस बीमारी में आरबीसी की आकृति हो जाती है हंसियाकार, दांती नुमा। हंसिया या दांती कहते हैं जिसे, दांती के फलक की तरह की आरबीसी हो जाती है। ये जो है एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। ये अप्रभावी जीन है, ये बन जाए अगर अप्रभावी जीन, जिनमें अप्रभावी जीन होंगी उनमें हीमोग्लोबिन की संरचना में डिफेक्ट आ जाएगा, दोष आ जाएगा, और हीमोग्लोबिन के अणु आपस में जुड़ करके छड़ जैसी रचना बना लेंगे, जिसके कारण आरबीसी का आकार जो है वो दांती जैसा हो जाता है। ऐसी आरबीसी छोटी रक्त वाहिनियों को ब्लॉक कर सकती हैं, या ये आरबीसी जो है इनका जीवन काल बहुत कम होता है, जल्दी नष्ट हो जाती हैं, जिसके कारण आदमी में खून की कमी या अरक्तता हो जाती है, जिसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा डिफेक्टेड हीमोग्लोबिन या आरबीसी ऑक्सीजन का वहन अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। लाल रक्त कणिकाएं जो हैं उनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, लाल रंग का पदार्थ। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन को वहन करती है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से अंगों तक ले जाने का काम करती है। अगर किसी व्यक्ति में ये जीन है एचबीएस, बड़े एस से दर्शा सकते हैं इसे हम ऐसे, एचबीएस, अगर ये जीन है किसी व्यक्ति में, तो उसमें हीमोग्लोबिन की जो संरचना होगी उसमें दोष हो जाएगा, डिफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आरबीसी की संरचना बदल जाएगी। ठीक है, तो अगर एचबीएस है तो स्थिति क्या होगी? सिकल सेल एनीमिया। आरबीसी कैसी हो जाएंगी? दांती के जैसी, दात्र कोशिका अरक्तता। ऐसी आरबीसी का जीवन काल कम होता है, जल्दी नष्ट होने लगती है, इसलिए खून की कमी या एनीमिया या अरक्तता हो जाती है। ये ऑक्सीजन का वहन अच्छे से नहीं कर पाती हैं। अगर किसी व्यक्ति में ये जीन होंगी एचबीए, तो वो होगा नॉर्मल, उसमें बीमारी नहीं होगी। कैसा होगा? नॉर्मल होगा, ये बीमारी उसमें नहीं होगी। और अगर एक ए और एक एस, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? यहां लगेगा सह प्रभाविता। ए के कारण कुछ आरबीसी, कुछ लाल रक्त कणिकाएं तो होंगी नॉर्मल, कुछ कैसी होंगी? एस के कारण, एस जीन के कारण सिकल की तरह की, सिकल सेल। तो दोनों तरह की आरबीसी पाई जाएंगी ऐसे व्यक्ति में। जिस व्यक्ति में दोनों एलील एचबीए होगी वो तो होगा नॉर्मल, उसकी आरबीसी की आकृति नॉर्मल होगी, अवतल लेंस की तरह की। लेकिन जिस व्यक्ति में दोनों एलील एस होंगी, एस का मतलब सिकल सेल एनीमिया, उसमें
आरबीसी कैसी होंगी, सिकल सेल की तरह से, हंसिया की आकृति की वजह से, और जिसमें एक एलील ए होगी, एक एलील एस होगी। ए की वजह से तो आरबीसी नॉर्मल होंगी, सामान्य, और एस की वजह से आरबीसी कैसी होंगी, सिकल सेल। तो आधी आरबीसी नॉर्मल और आधी आरबीसी हंसियाकार होंगी। ये है प्रभाविता, यानी कि दोनों एलील अपना अपना प्रभाव अलग अलग दिखा रही हैं। यहाँ पर जो सिकल सेल व्यक्ति होता है, जिसकी आरबीसी दांतीनुमा होती है, वो मलेरिया के प्रति प्रतिरोधी होता है। मलेरिया रोग के प्रति, मलेरिया के प्रति प्रतिरोधी, और जिसकी आरबीसी नॉर्मल होती है, वो मलेरिया के प्रति अप्रतिरोधी होता है। मलेरिया के लिए प्रतिरोधी। और ये जो केस है जहां दोनों तरह की आरबीसी होगी, ये भी होगा मलेरिया के लिए प्रतिरोधी। मलेरिया के लिए प्रतिरोधी। तो अब देखो, मैं फिर से इस बात को समझा रहा हूं। मेंडल ने दिया था प्रभाविता या प्रबलता का नियम। F1 पीढ़ी में जब एक प्रभावी जीन, प्रभावी एलील और एक अप्रभावी एलील एक साथ आते हैं, तो प्रभावी एलील अप्रभावी एलील के प्रभाव को दबा देती है। जैसे लंबेपन की और बौनेपन के एलील कैपिटल टी, बड़ा टी और छोटा टी एक साथ आए थे, तो बड़े टी ने छोटे टी के प्रभाव को दबा दिया था। इसे कहते हैं प्रभाविता। सभी पौधे कैसे मिले थे, लंबे। दूसरा केस हमने पढ़ा अपूर्ण प्रभाविता का। अपूर्ण प्रभाविता में पुष्पों की रंगों की वंशागति बढ़ी। लाल रंग के पुष्प वाला पौधा, उसका क्रॉस कराया सफेद रंग के पुष्प वाले पौधे के साथ। तो F1 पीढ़ी में अगर मेंडल का प्रभाविता का नियम लग जाता, तो पुष्प बड़े आर के कारण कैसे होते, लाल होते। लेकिन यहाँ पर बड़ा आर छोटे आर पर प्रभावी नहीं है, दोनों के रंगों का मिश्रण प्राप्त होता है, गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। तीसरी स्थिति है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता में ना तो प्रभाविता है ना अपूर्ण प्रभाविता है, बल्कि जो दोनों जीन एक साथ आती हैं वो अपना अलग अलग प्रभाव दिखाती हैं, उनके कारण अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया कि जब ए जीन और एस जीन एक साथ आए, तो ए की वजह से तो नॉर्मल आरबीसी बनी और एस की वजह से सिकल सेल्ड दांती के जैसी आरबीसी बनी। यानी कि दोनों का अलग अलग प्रभाव यहाँ पर दिखाई दिया। ना तो एक प्रभावी है ना दोनों का मिक्सचर बना, बल्कि दोनों का अपना अपना प्रभाव साथ साथ प्रदर्शित हुआ। इसे कहते हैं सहप्रभाविता, कोडोमिनेंसी। अब अगला पढ़ेंगे, इसमें हम तीसरे वाला बहुविकल्पता या बहुयुग्म विकल्पता। मल्टीपल एलिलिज्म। अभी तक हमने जितने भी केस पढ़े हैं उनमें एक लक्षण के लिए दो ही एलील दिखाई हैं। जैसे लंबेपन के लिए बड़ा टी, पौनेपन के लिए छोटा टी। लाल पुष्प के लिए बड़ा आर,
बौने पुष्प के लिए वो सफेद पुष्प के लिए छोटा। तो इस तरह से हमने दो दो एलील देखी हैं, लेकिन कुछ लक्षणों की वंशागति में दो से अधिक एलील भाग लेती हैं। इसे कहते हैं बहुविकल्पता या बहुयुग्म विकल्पता। दो से ज्यादा एलील एक ही जीन की, एक ही जीन की दो से ज्यादा एलील जो हैं वो वंशागति में भाग लेती हैं। ये दो से ज्यादा एलील बनती हैं उत्परिवर्तन के कारण। इसका जो सबसे फेवरेट एग्जाम्पल है वो है रक्त समूह या रुधिर वर्ग। ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1902 में। चार तरह के ब्लड ग्रुप बताए थे इन्होंने, ए बी और ओ। ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है एंटीजन के द्वारा। जो आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, इन आरबीसी की कोशिका कला या प्लाज्मा लेमा में एक प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है, जिसे कहते हैं एंटीजन या एग्लूटिनोजन। दो तरह के एंटीजन होते हैं, ए व बी। जो आरबीसी होती हैं हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में, उन आरबीसी की कोशिका कला या प्लाज्मा लेमा में प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन होती हैं, जिन्हें कहते हैं एंटीजन या एग्लूटिनोजन। दो तरह के होते हैं, ए और बी। मुख्यतः दो तरह के हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। इन एंटीजन के विरुद्ध हमारे रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। या इम्यूनोग्लोब्युलिन्स प्रोटीन होती हैं ये भी, या इन्हें कहते हैं एग्लूटिनिन। हमारे रक्त के प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन होती हैं इन एंटीजन के खिलाफ, जिन्हें कहते हैं एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोब्युलिन्स या एग्लूटिनिन। जैसे एक को कहते हैं एंटी ए या ए, एक को कहते हैं एंटी बी या बी, या इसे कहते हैं बीटा, इसे कहते हैं अल्फा। अब रक्त समूह एंटीजन के हिसाब से होते हैं चार प्रकार के। कौन कौन से होते हैं?
रक्त समूह, एंटीजन, एंटीबॉडी। ए रक्त समूह के व्यक्तियों में ए एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होती है एंटी बी या बी या अल्फा। बी रक्त समूह वाले व्यक्तियों में बी एंटीजन होता है, एंटीबॉडी होती है एंटी ए या बीटा। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्तियों में दोनों तरह के एंटीजन पाए जाते हैं, ए बी और बी बी, एंटीबॉडी नहीं होती है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों में एंटीजन नहीं होता है, दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, स्मॉल ए व स्मॉल बी। ये रक्त समूह के बारे में इस तरह से है। इन सभी बातों का ध्यान रुधिर आधान में रखा जाता है। जो रक्त समूह ए है, एंटीजन ए है, अगर एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए एक साथ आ जाएंगी तो रक्त का अभिश्लेषण हो जाएगा, रक्त की वाहिनियों में, रक्त की नलिकाओं में रक्त का थक्का जम जाएगा और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यानी कि कैपिटल ए एंटीजन और स्मॉल ए एंटीबॉडी एक साथ मौजूद नहीं होने चाहिए। इसी तरह से कैपिटल बी और स्मॉल बी ये एंटीजन है, ये तो है एंटीजन, ये है एंटीबॉडी। जिसमें ए एंटीबॉडी है उसमें एंटीजन ए नहीं जाना चाहिए, जिसमें बी एंटीबॉडी है उसमें एंटीजन बी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये आपस में चिपक करके आरबीसी रक्त की नलिका को बंद कर देती है, इसे कहते हैं अभिश्लेषण, एग्लूटिनेशन हो जाता है। तो किस प्रकार से ध्यान रखा जाता है, उसमें हमें जब रुधिर चढ़ाना होता है तो जिसमें रुधिर चढ़ाना है, मान लिया ये व्यक्ति है बी, ये व्यक्ति बी है, या इसे मान लो वाई, ये व्यक्ति वाई है। इस वाई का रक्त समूह है ए, ब्लड ग्रुप क्या है इसका, ए। तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। देखो ये ए रक्त समूह है, एंटीबॉडी कौन सी है, बी। इसे हमें रक्त चढ़ाना है। यह है ग्रहण करने वाला, ग्राही। यह है दाता, देने वाला, रक्त देने वाला। रक्त देने वाले का देखेंगे हम एंटीजन, ये ध्यान रखना। देने वाले का एंटीजन देखेंगे और ग्राही की देखेंगे एंटीबॉडी। ग्राही की क्या देखेंगे, एंटीबॉडी। जो दाता है, जो रक्त दे रहा है, उसका एंटीजन देखेंगे और जो रक्त ले रहा है उसमें एंटीबॉडी देखेंगे। ए और ए साथ नहीं आने चाहिए, बड़ा बी और छोटा बी साथ नहीं आने चाहिए, ये ध्यान रखना। तो जैसे ये था ग्राही व्यक्ति वाई, ये दाता एक्स, इसका ब्लड ग्रुप मान लो ए है, तो इसकी ग्राही की हमें क्या देखनी है, एंटीबॉडी। इसमें एंटीबॉडी क्या होगी, स्मॉल बी। अगर मैं इसे ए का रक्त दूं तो ए में एंटीजन क्या होगा, कैपिटल ए, या एंटीबॉडी क्या है, स्मॉल बी। यानी कि क्या साथ में आ जाएगा, कैपिटल ए और स्मॉल बी, तो कोई दिक्कत नहीं, दे सकते हैं। समझ में आई बात। जो लेने वाला है रक्त को, जो ग्राही है, उसकी एंटीबॉडी देखेंगे।
जो दाता है उसका एंटीजन देखेंगे। एंटीजन ए और एंटीबॉडी स्मॉल ए साथ नहीं आनी चाहिए। इसी तरह से एंटीजन बी और एंटीबॉडी स्मॉल बी साथ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। रक्त का थक्का जम करके आरबीसी इकट्ठी हो जाएंगे रक्त की नलिका में। तो अगर मैं इस व्यक्ति को ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को ए रक्त समूह देता हूं तो उसमें एंटीजन क्या होगा? ए होगा। एंटीबॉडी क्या है? बी, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे बी का रक्त दूं, उसमें एंटीजन क्या होगी? कैपिटल बी, और यहां क्या है? स्मॉल बी। तो ये नहीं दिया जा सकता, यानी कि कैपिटल बी और स्मॉल बी एक साथ नहीं होने चाहिए। अगर मैं इसे ए बी का रक्त दूं तो उसमें एंटीजन कौन कौन से होंगे? ए बी और बी बी। तो बी की वजह से क्या हो जाएगा? ये स्थिति आ जाएगी, तो इसका भी रक्त इसे नहीं दिया जा सकता। लेकिन अगर इसे ओ का रक्त दें, यहां ओ ले लें, तो ओ में एंटीजन क्या है? कोई नहीं है, तो ओ का रक्त इसे दिया जा सकता है। यानी कि इसे किसका रक्त दिया जा सकता है? ए का और ओ का रक्त इसे दिया जा सकता है। तो ये रुधिर आदान की प्रक्रिया है। इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं रुधिर आदान की प्रक्रिया को, जिसमें रक्त चढ़ना है, जो ग्रहण करने वाला है उसकी एंटीबॉडी देखेंगे, और जो रक्त देने वाला है, दाता है, उसका एंटीजन देखेंगे। एक जैसे नहीं होने चाहिए, बड़े एक एंटीजन के साथ में छोटा ही एंटीबॉडी ना आए, और बड़े भी एंटीजन के साथ में स्मॉल भी एंटीबॉडी ना आए, ये ध्यान रखना है इसमें। अब जैसे यहाँ पर एक चार्ट बना लें, ए बी ओ, ए बी और ओ। ए का रक्त ए को दिया जा सकता है, बी का रक्त बी को दिया जा सकता है, ए बी का रक्त ए बी को दिया जा सकता है, ओ का रक्त ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं, ए बी को भी दे सकते हैं, ओ को भी दे सकते हैं, और ए बी इससे भी रक्त ले सकता है, इससे भी रक्त ले सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं ए बी सबसे रक्त ले सकता है, सबसे रक्त ले सकता है। ये होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सर्वग्राही। ए भी सबसे रक्त ले सकता है, ओ सभी को रक्त दे सकता है, क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता। ओ सभी को रक्त दे सकता है। इसे कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता। इसे क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता। अब इस रक्त समूह के बारे में हम बाकी चीजें जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।